अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2 नंबर का था। इसमें पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए तथा उसके 2 उपयोग दीजिए। 1 नंबर का समीकरण और 1 नंबर के उपयोग। उपयोग कितने लिखने थे? 2, तो इसका मतलब आधा आधा नंबर के दोनों थे। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP भी कहते हैं। P मतलब प्लास्टर और मतलब फॉग और P मतलब पेरिस। और इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1.5 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं जिप्सम। क्या बनाते हैं बच्चों? जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ये है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखने थे। कहाँ उपयोग होता है? नंबर 1, खिलौने बनाने में। आप देखते होंगे कि जो मार्केट में खिलौने मिलते हैं और जो व्हाइट कलर के जिसमें कोट होती है या पूरे व्हाइट कलर के बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं? POP के बने होते हैं। दूसरा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जब हमारा हाथ या पाँव कुछ टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम प्लास्टर करवाते हैं। तो जो प्लास्टर कराने में जो पाउडर यूज होता है वो कुछ और नहीं बल्कि POP होता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो ये आपको कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अगर आपने एक रासायनिक समीकरण संतुलित किया तो 1 नंबर, अगर दोनों की तो 2 नंबर। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले हम जो रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है उसकी रिएक्शन लिख लेंगे। तो पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या है कि आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हमें पता है ये वाला एरिया जो हमारा होता है क्या होता है? अभिकारक होता है। और ये वाला एरिया हमारा क्या होता है? बाय प्रोडक्ट या उत्पाद होता है। ठीक है, तीर की बाईं तरफ अभिकारक रिएक्टेंट या तीर की दाईं तरफ प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमने ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनको लॉक कर देना है। तो लॉक कैसे करेंगे हम? एक इनकी चारों तरफ एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, डब्बा बना देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इन डब्बों के अंदर, क्योंकि फॉर्मूले हमेशा फिक्स होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस डब्बे के अंदर हमने छेड़खानी नहीं करनी है। हमें संतुलित करनी इक्वेशन, तो क्या करना? कोई भी नंबर लिखना हो तो आगे की तरफ यहाँ पे लिखना है जो भी हमने बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अभिकारक में आयरन कितने हैं? आयरन की संख्या है अभिकारक में 1 और उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है? हमारे पास 3। तो हमने क्या करना है? जो कम वाला है उसको बढ़ाना है, ज्यादा वाले को कम नहीं करना बल्कि कम वाले को ज्यादा करना है। तो हमारे पास कम कहाँ है? अभिकारक में। कितने कम है? 3। तो हम 3 नंबर कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे। इससे क्या हुआ आप देखो, अभिकारक में कितने आयरन हो गए? आयरन की संख्या कितनी हो गई? 3। और जो उत्पाद है, उत्पाद में ऑलरेडी कितने थे? 3। तो आयरन क्या हो गया? अभिकारक उत्पाद में बैलेंस हो गया। अब बारी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन हमारे पास अभिकारक में कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? अभिकारक में 1 और उत्पाद में कितने हैं हमारे पास? 4। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। अब हमें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को यहाँ प्रोडक्ट में तो 4 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो इसकी संख्या हम कहाँ बढ़ाएंगे? रिएक्टेंट में। तो क्या बढ़ाएंगे आप? यहाँ पे क्या नंबर लिख देंगे हम? 4। यहाँ पे हम क्या नंबर लिख देंगे? 4। 4 नंबर लिखने से क्या हुआ? यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। लेकिन अगर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, साथ में किसकी संख्या बढ़ गई? आपकी हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई। पहले 2 थी लेकिन अब कितनी हो गई? 4 दूनी 8। 8 हो गई तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ तो संख्या 8 हो गई लेकिन यहाँ भी अभी भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो हमें इस 2 को क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? 2 के साथ कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो 4 हम कहाँ पे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है तो हम यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे? 4।
तो ये बच्चों हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। बैलेंस इक्वेशन क्या हुई हमारी, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी रासायनिक जो समीकरण दे रखा है वो संतुलित हो गया है। दूसरा रासायनिक समीकरण हमारे पास संतुलित करने के लिए क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो सोडियम सल्फेट और वाटर बनाता है। तो हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले ये देखना है ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। उसको हम कैसे जानेंगे, ये क्या है बेटा, मैंने पहले बताया है, ये आपका अभिकारक हो गया, इधर क्या हो गया, उत्पाद। इसमें जैसे अभिकारक में सोडियम की संख्या कितनी है, 1, उत्पाद में कितनी है, 2। इससे पता चल रहा है कि ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस करनी है। कई बार पेपर में पूछते हैं अभिक्रिया रिएक्शन बैलेंस रहती है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि निम्न रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बैलेंस है तो आंसर में जो रिएक्शन दे रखी है वही, क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखी है वही आंसर में लिख देनी है। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम रिएक्टेंट में कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। संख्या कम किस में है, रिएक्टेंट में। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही क्या करते हैं, फॉर्मूले लॉक कर दिए, हम इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सोडियम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हुई। सोडियम हमारा बैलेंस हो गया रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट दोनों में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में है और 4 हमारे किस में है, सल्फ्यूरिक एसिड में है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6। यहाँ हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 हमारे पास सोडियम सल्फेट में है और 1 वाटर में है, तो कितना हो जाएगा, 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। कहाँ करेंगे हम, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के नंबर क्या है, ज़्यादा है, कम किस में है, प्रोडक्ट में। तो जिसमें कम है वो हमने उसके बराबर लाना है जो ज़्यादा है। तो हम यहाँ इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ तो हम छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सोडियम ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम वाटर वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ है आपका 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, तो 4 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, तो ये हमारा हो गया 6। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 और यहाँ भी ऑक्सीजन 6। अब हमारा बचता है हाइड्रोजन H। देख लेते हैं, रिएक्टेंट में कितने H हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये क्या हो गया आपके 4। यहाँ है प्रोडक्ट में कितने हैं H, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है। अब हमारे पास बचा है सल्फर। सल्फर रिएक्टेंट में कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 1। तो बच्चों जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है उनकी संख्या क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो हमारी जो ये 2NaOH H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O, यही हमारी अभिक्रिया संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों हमारे पास 2 नंबर का है, जिसमें पूछा गया था स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। तो हम कैसे अंतर करेंगे, ये 2 नंबर का है तो कम से कम हमने 2 अंतर लिखने इसमें जरूरी है। आप अगर 1 अंतर लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 अंतर लिखोगे तो 2 नंबर लगेगा। अगर आपके अंतर 3 4 लिख रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर 2 ही मिलेंगे, क्योंकि वो 2 नंबर का है। तो हम टेबल में एक तरफ स्वपरागण लिख देंगे, दूसरी तरफ परपरागण लिख देंगे। इसमें पहला डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण में या सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में गिरते हैं, और परपरागण में क्या होता है, इसमें एक पुष्प परागण उसी के समान दूसरे पुष्प की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में गिरते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, स्वपरागण में क्या होगा, जैसे ये है, ये पुष्प है, एक पुष्प है, ठीक है। ये एक पुष्प कैसा होगा, ये बाइलिंगुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा, मतलब ये द्विलिंगी पुष्प है। इसमें इसकी ये जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लावर है, इसमें ये हमने एंथर बना रखा है और बीच में आपकी फीमेल पार्ट है जिसका स्टिग्मा है। यहाँ से पॉलिन ग्रेन किस में चले जाएगा, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में चले जाएगा, क्योंकि एक पुष्प में है, इसी में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है अपने आप। इसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। परपरागण में क्या होते हैं, परपरागण में हमेशा एक लिंगी पुष्प भाग लेते हैं,
इसमें क्या होगा, जैसे आपका ये आपके 2 फ्लावर हो गए, ठीक है। पर परागण में हमेशा क्या होगा, एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। मेल पॉलिन ग्रेन हमेशा मेल फ्लावर में बनते हैं, या आप अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जो मेल पार्ट है उसी में बनेगा। तो क्या होता है, यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलकर कहाँ चला जाता है, फीमेल पार्ट में। किसमें, उसी के समान दूसरे पुष्प में। ऐसा नहीं है कि एक पौधे का पुष्प दूसरे अन्य पौधे के पुष्प पे पॉलिनेशन करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, अपने ही समान दूसरे पौधे पे पॉलिनेशन करेगा। जैसे कद्दू का फूल है तो कद्दू का मेल फ्लावर कद्दू के ही फीमेल फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि कद्दू का पॉलिन ग्रेन लौकी वाले पे चला गया, अगर जाएगा भी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, पर परागण में मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाएगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। ये तो है पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है हमारे पास, पराग कणों के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, स्वपरागण में। सिंपल सी बात है, स्वपरागण क्या हो रहा है, एक पुष्प में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर से पॉलिन ग्रेन निकले और उसी के वर्तिकाग्र में गिर गए, तो इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन पर परागण में क्या होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें 2 फ्लावर अलग अलग है, एक मेल है दूसरा फीमेल है। तो पॉलिन ग्रेन किस में बनते हैं, मेल पार्ट में। अगर पॉलिन ग्रेन मेल पार्ट में बनते हैं तो पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, मेल पार्ट से पॉलिन ग्रेन या परागकण का फीमेल पार्ट में जाना जरूरी है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगी, माध्यम। तो क्या होता है, जैसे एक फ्लावर ये मेल है दूसरा फीमेल है, इसमें क्या होगा, आपका हवा के माध्यम से या वाटर के माध्यम से या कीड़ों के माध्यम से मेल पार्ट से पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुंचते हैं, फीमेल पार्ट में पहुंचते हैं। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी फूल पे उसका रस चूसने के लिए आई थी, लेकिन उसके पाँव में साथ साथ में क्या लग गया, परागकण लग गया। तो फिर मेल पार्ट से वही मधुमक्खी कहाँ चली गई, फूल रस चूसने के लिए फीमेल पार्ट में चली गई। तो जैसे वो फीमेल पार्ट में चली गई तो उसके पाँव में जो परागकण लगे थे वो वहीं छूट गए, जो कि उसके कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र में पहुंच गए। इससे क्या होता है, पर परागण होता है।